हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर करने से पहले कुछ और नंबर्स का सेट देख लेते हैं क्या होता है। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3, ये हमारे पास क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अगर सेट ऑफ होल नंबर की बात करें 0 1 2 3, ये हमारे पास होल नंबर है। होल नंबर के बाद हमारे पास आता है इंटीजर। तो इंटीजर हमारे पास क्या होगा, जेड से लिखते हैं, आई से भी लिखते हैं। ये हमारे पास -2 -1 0 1 2, ये है, ये हमारे पास इंटीजर्स हैं। इसके बाद आता है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर को हम क्यों से लिखेंगे। इसमें क्या होता है, ये हमारे पास p बाई क्यू के टर्म में होते हैं, और जहां पर p बिलोंग कर रहा होता है इंटीजर्स को और q भी बिलोंग कर रहा होता है इंटीजर्स को। फिर आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, विच इज नॉट रेशनल नंबर, जो रेशनल नंबर नहीं होंगे, नॉट रेशनल नंबर वो होंगे। उसके बाद हमारे पास आता है रियल नंबर का सेट। रियल नंबर में हमारे पास सारे के सारे एलिमेंट होंगे, नंबर्स होंगे। ये रियल नंबर का सेट आ गया। अब रियल नंबर का जो सेट होता है, ये देखिए नेचुरल नंबर जो हमारे पास है, ये सेट, ये सबसेट है किसका, होल नंबर का। होल नंबर का जो सेट है वो सबसेट है किसका, इंटीजर्स का। और जो हमारा इंटीजर्स है वो सेट है रैशनल नंबर का, और ये जो रैशनल नंबर है ये सेट है किसका, रियल नंबर का। तो ये चीज यहां से निकल कर आती है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बना, एक्चुअल में जो हम लोग लिखते हैं एक इक्वेशन x² + 1 = 0, ये अब ये पॉसिबल नहीं था, कब तक, जब तक हमारे पास रियल नंबर थे। क्यों, क्योंकि स्क्वायर जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव टर्म देता है, और पॉजिटिव टर्म में अगर कोई हम नंबर ऐड कर रहे हैं तो वो जीरो कभी नहीं होगा, वो जीरो कभी नहीं होगा। तो इसके लिए x² = -1 ऐसा देखा गया कि x² -1 के इक्वल हो जाएगा। और तो यहां से x की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, √(-1), और इसको बोल दिया गया आयोटा, इसको आयोटा बोल दिया गया। ये वैल्यू आप जब पुट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। तो अब अगर x की वैल्यू आप i पुट करेंगे यानी -1 पुट करेंगे रूट में, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो, सेटिस्फाई कर जाएगा इसको। इन जनरल अगर बात करें हम ax² + bx + c, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स नंबर जो था वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तो बना ही नहीं था, जो उसका ओरिजिन है वो बना था क्यूबिक इक्वेशन से, वहां से आया था। अब देखिए क्वाड्रेटिक ले रहे हैं, कंडीशन क्या थी, हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, अगर हम बात करें b² - 4ac, ये हमारा लेस देन 0 हो जाता है, तब जब हम बोलते हैं कि हमारे जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होंगे। यानी जहां पर जैसे हमारे पास d = b² - 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता था, तब हमें जो रूट मिलते थे वो रियल होते थे, और यहां पर जो हमें रूट मिलेंगे वो होंगे कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते क्या हैं, इनकी बात करनी है हमें। क्या दे रखा है, अ सिंबल ऑफ द फॉर्म a + ib, a + ib, और ये i आयोटा है, अभी बात कर चुके हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं, आयोटा। और जो हमारे a और b हैं वो हैं रियल नंबर, और i हमारा क्या है, √1 माइनस में
और i हमारा √-1 है, इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, इट इज डिनोटेड बाई z। इसको हम z से डिनोट करते हैं, यानी हम ये लिख सकते हैं z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, और यही हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसको हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं कहीं कहीं पे z इज इक्वल टू a कॉमा b, ये भी हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं z इज इक्वल टू a प्लस आई बी की, तो अगर हम यहाँ पर रियल पार्ट देखें, ये हमारा है रियल पार्ट और ये हमारा है इमेजिनरी पार्ट। क्लियर? यानी अगर हम रियल z लिखें तो वो क्या होगा, a होगा, और अगर इमेजिनरी z लिखें तो वो हमारे पास क्या होगा, b होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 2i, तो यहाँ पर जो हमारा रियल z है वो कितना है 3, और इमेजिनरी z जो है वो कितना है 2। अगर z इज इक्वल टू 0 है प्लस 2i लिख लेते हैं, तो यहाँ पर जो हमारा रियल पार्ट है वो कितना है 0, और इमेजिनरी पार्ट जो है इमेजिनरी z वो कितना है 3 है। क्लियर? अब इसको हम ये भी लिख सकते हैं, जैसे किसी एग्जांपल में हमने ये लिख लिया z इज इक्वल टू 2, तो ये कैसे बनेगा, इसको हम ये लिख सकते हैं 0i, तो यहाँ पर रियल पार्ट हमारा कितना हो जाएगा 2, और इमेजिनरी पार्ट कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से ये पता चल रहा है ये तो रियल है, इसका मतलब जो रियल सेट होता है हमारा रियल नंबर का, वो सबसेट होता है किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। नाउ अब क्या हमारे पास टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर सेट टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ देयर रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट आर सेपरेटली इक्वल। क्या इन्होंने बोला है कि अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, उनको हम इक्वल कब बोलेंगे, जब इनके रियल पार्ट इक्वल हों और इमेजिनरी पार्ट इक्वल हो, यानी a इक्वल होगा c के और b इक्वल होगा d के। अगर ऐसे हम बात करें, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं 3 + ix इक्वल टू y + 2i, तो यहां से अगर आप x और y की वैल्यू निकालेंगे तो रियल को रियल के साथ इक्वल करेंगे, यानी 3 इक्वल टू होगा y, रियल पार्ट जो हमारा है, और इमेजिनरी पार्ट वो हमारे पास है x इज इक्वल टू 2, तो ये हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी। पहले ही दे रखिए द कॉम्प्लेक्स नंबर डू नॉट पजेस द प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर, मतलब कि हम ये नहीं बता सकते कि a + ib छोटा है या बड़ा है किससे, c + id से, ये हम नहीं बता सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये ले लूँ 9 + 2i और दूसरा नंबर 3 + 4i, तो हम नहीं बता सकते कि इसमें से कौन बड़ा है या कौन छोटा है, ये या फिर ये कंडीशन नहीं बताई जा सकती है यहाँ पर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट है अ रियल नंबर a कैन बी रिटेन एज a + 0i। अभी किया हुआ है, कोई रियल नंबर है हमारे पास, तो उसको हम, यानी हमारे पास 2 है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं 2 + 0i। Therefore, every real number can be considered as the complex number whose imaginary part is 0। यानी कोई भी नंबर अगर हमारे पास है रियल पार्ट का, उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। आप कोई भी नंबर उठा लीजिए, 3 को हम 0i ऐसे लिख सकते हैं, 4 को हम 0i ऐसे लिख सकते हैं, तो कोई भी रियल नंबर होगा। तभी तो जो रियल नंबर है हमारा वो सेट होता है, सबसेट होता है किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। नेक्स्ट, अ कॉम्प्लेक्स नंबर z is said to purely real if imaginary part 0 and is said to be purely imaginary if real part is 0। यानी अगर हमारे पास, अभी हमने किया है कि प्योर रियल कब होगा, अगर इमेजिनरी पार्ट उसका क्या हो 0 हो तो रियल नंबर आ जाता है, और प्योर इमेजिनरी कब होगा, अगर उसका रियल पार्ट 0 हो। यानी अगर हम ये लिखें z इज इक्वल टू 3i, तो ये इमेजिनरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा रियल पार्ट है वो क्या है, 0 है।
द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव पावर ऑफ i इज 0। इसको करने के लिए सबसे पहले तो हम ये समझते हैं, अभी जो हम लोगों ने किया है, i हमारा क्या होता है, √-1। अगर हम i स्क्वायर की बात करें तो वो क्या होगा, -1। i क्यूब निकाल लेते हैं तो इसको हम ये लिख सकते हैं i स्क्वायर डॉट i स्क्वायर क्या है, -1, यानी ये हमारे पास -i आ जाएगा। i⁴ करते हैं तो इसको हम ये लिख सकते हैं i स्क्वायर का स्क्वायर, यानी -1 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, +1। क्लियर। यानी इसका मतलब अगर हम i⁴n कर दें तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी आनी है, 1 आनी है। 4 से मल्टीप्लाई अगर हो रहा होगा पूरा पूरा तो उसकी वैल्यू कितनी आनी है, 1 आनी है। i⁴n + 1 करें तो ये कितना आएगा, i⁴n + 2 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर -1। और अगर i⁴n + 3 कर दें तो ये हमारे पास -i बन जाएगा। तो इन जनरल ऐसे लिखते हैं, i को हम ये भी लिख सकते हैं, i हमारे पास है, इसको हम लिख सकते हैं i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये i स्क्वायर -1 ये भी लिख सकते हैं। यही लिखा हुआ है, सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव पावर ऑफ i इज 0। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ले लिया i + i स्क्वायर i क्यूब i⁴ तो देखिए आप यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब आप i⁴n i⁴n +1 प्लस i⁴n +2 प्लस i⁴n +3, इसका आंसर भी क्या आएगा, 0 आएगा। कर सकते हैं आप, यहाँ पर i⁴n -1 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर i स्क्वायर i क्यूब i⁴ ही बचेगा तो ये क्या है, 0। ये पूरा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये है तो 4 कंसेक्यूटिव नंबर का सम जो क्या होगा पावर ऑफ i के टर्म में, वो 0 हो जाएगा। नाउ ये यहाँ पर हमारे पास क्या दे रखा है कि जो हमारे पास कोई नंबर है, मान लेते हैं -3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, i√3 लिख सकते हैं। क्लियर। देखिए जैसे अगर आप ये लेते हैं -a रूट में और ये -b, तो इसको आप क्या लिखेंगे, i√a इंटू i√b, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, i²√ab। रियल नंबर को तो कर सकते हैं, और i² क्या होता है, -1ab, ये आएगा। कहीं कहीं पे ऐसा कर देते हैं, आपने ये लिखा और फिर ये लिख लिया तो ये क्या हो जाएगा, √-a -b, तो इसको √a भी लिख देते हैं, ये गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी तभी होल्ड होती है कि इन दोनों में से कोई एक रियल होना चाहिए। इन दोनों में से कोई एक क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए, तभी प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। अब देखिए अगर बात करें, जैसे एक क्वेश्चन लिख लेते हैं i⁴ 300, इसको निकालना है तो इसको हम 4 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारे पास कितना होगा, i⁴, यहाँ पर 4 से करेंगे यहाँ पे 75 होगा, ये वैल्यू 1 होती है, 1 की पावर 75 यानी 1 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम i⁴305 कर देते हैं तो इसको हम क्या लिखें, i⁴, यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 76, ये आ जाएगा, और साथ में क्या बचेगा, i बचेगा, तभी तो आएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, i हो जाएगा। तो ऐसे निकाल लेते हैं। बात आती है कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या था, a + ib, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, तो द कॉम्प्लेक्स नंबर z = a + ib एंड z बार, इस फॉर्म में उसको लिखते हैं, यही हमारा कॉन्जुगेट है। यानी जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज हो जाता है, यहाँ पर प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, -ib हो जाएगा। तो ये z बार z का क्या है, कॉन्जुगेट है, वेर a और b रियल नंबर होंगे, b 0 नहीं होना चाहिए। अगर b 0 हो जाएगा तब तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, z हमारा a रहेगा और z बार भी हमारा a रहेगा। जब b हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तब तो इसमें कोई फर्क नहीं रहेगा। क्लियर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बोलते हैं। जैसे अगर हमारे पास ये आ जाता है z = 4 + 3i, इसका कॉन्जुगेट लिखना है तो ये हमारे पास कितना होगा, 4 - 3i। z = -7 - 4i, ऐसा लिखा हुआ है, तो z बार कितना होगा, -7
और आई के साथ वाला ही होता है, उसी को चेंज होता है, तो +4i ये हमारा कॉन्जुगेट हो जाएगा इसका। तो ऐसे निकालते हैं हम लोग कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। प्रॉपर्टी क्या है इसकी, क्या दे रखा है, जेड बार इज मिरर इमेज ऑफ जेड अलोंग रियल एक्सिस। वो तो अभी कर ही चुके हैं, यानी अगर यहां पर हमारे पास जेड है, यहां पर क्लियर, तो हमारा ये एक्सिस क्या है, रियल एक्सिस, तो ये मिरर इमेज यहां पर हमारा क्या होगा, जेड बार होगा। क्लियर, क्यों, क्योंकि यहां पर अगर a कॉमा बी है तो यहां पर a कॉमा माइनस बी होगा, और वही हम लोगों ने किया था। तो मिरर इमेज होती है। प्रॉपर्टी इसकी पहली क्या है कि अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं, ये हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी, इसका कॉन्जुगेट निकालते हैं, वो क्या होगा, a माइनस आई बी। फिर इसका फिर से कॉन्जुगेट ले लेते हैं, तो फिर साइन चेंज होगा, यानी ये फिर a प्लस आई बी हो जाएगा। वही लिखा हुआ है कि कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट हमें फिर से क्या मिल जाता है, वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाता है। और अभी क्या हुआ है, जेड और जेड बार इक्वल कब होंगे, जब जेड हमारा प्योर रियल होगा, यानी इमेजिनरी पार्ट उसमें क्या होगा, 0 हो जाएगा। जेड इज इक्वल टू 2 और जेड बार भी कितना होगा, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट है नहीं, वो भी 2 होगा, तो ये आ जाएगा। फिर जेड इज इक्वल टू माइनस जेड बार होगा, अगर जेड हमारा क्या है, प्योरली इमेजिनरी है। कैसे, अगर हम लिख दे जेड इज इक्वल टू -3i, तो जेड बार कितना होगा, इसका पॉजिटिव हो जाएगा ना, 3i। तो ये कैसे इक्वल होंगे, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जेड इज इक्वल टू माइनस जेड बार, यही लिखा हुआ है। तो ये क्या है, इमेजिनरी नंबर है, प्योरली रियल पार्ट है ही नहीं यहाँ पर, इसलिए। फिर रियल जेड इक्वल टू कब होगा, रियल जेड बार के अगर जेड प्लस जेड बार बाई 2 कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, रियल जेड मिलेगा। कैसे, कोई नंबर ले लेते हैं, ये हमारे पास है, इन दोनों को ऐड कर देंगे। जब आप ये लिखेंगे जेड प्लस जेड बार ए प्लस आई बी, और यहाँ पर प्लस ए माइनस आई बी, तो ये टर्म हो गए। इसका मतलब क्या बचा, ये हमारे पास क्या आ गया, जेड प्लस जेड बार इक्वल टू 2a, और a हमारा क्या है, रियल पार्ट है, यानी जेड प्लस जेड बार बाई 2 हमारा क्या हो जाएगा, रियल जेड हो जाएगा। तो ये लिखा होगा, कोई भी नंबर होगा हम ऐसे निकालें। इमेजिनरी जेड हमारे पास क्या हो जाएगा, इसी तरीके से माइनस कर देंगे। जब आप माइनस करेंगे तो यहाँ पर जो हमारे रियल पार्ट हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा, 2i बचेगा वहाँ पर। अब ये दे रखा है, इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या है, पहले ऐड कर दें फिर कॉन्जुगेट लें, या पहले कॉन्जुगेट लें फिर ऐड करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल z1 इज इक्वल टू 1 प्लस आई और z2 इक्वल टू 2 प्लस 3i, ये हमने ले लिया। अब इनको ऐड कर देते हैं, तो z1 प्लस z2 कितना होगा, 3 प्लस 4i, और इसका कॉन्जुगेट लेंगे, z1 प्लस z2 कितना होगा, 3 माइनस 4i। अब इसका कॉन्जुगेट कितना होगा, z1 का कॉन्जुगेट 1 माइनस आई, z2 का कॉन्जुगेट 2 माइनस 3i, इनको ऐड कर देंगे, z1 बार प्लस z2 बार इक्वल टू कितना होगा, ये 3 माइनस यहाँ पर हमारे पास 4i, ये आ गया। तो देखिए सेम आया हुआ है, माइनस में भी सेम होगा, सेम दोनों में होगा, पॉजिटिव निगेटिव ऐड करना, चाहे ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, दोनों में कंडीशन होल्ड होती है। नाउ फिर मल्टीप्लाई में भी कंडीशन होल्ड होती है कि दो नंबर्स है हमारे पास, चाहे तो उनको मल्टीप्लाई करें फिर कॉन्जुगेट लें, या कॉन्जुगेट लेने के बाद मल्टीप्लाई करें, दोनों सेम होंगे। डिवाइड में भी कंडीशन होल्ड होगी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है इसमें क्या दे रखा है, z1 z2 बार प्लस z1 बार z2, ये क्या होगा, 2 रियल पार्ट ऑफ z1 बार इंटू z2, क्लियर, या फिर 2 रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार, ये होता है। अब यहाँ पर चाहे तो हम क्या करें, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में z टू द पावर n पर बार ले लें, या फिर z पर बार लेने के बाद पावर करें, वो भी सेम होगा। नेक्स्ट
जो हमारे पास प्रॉपर्टी क्या दे रखा है, इफ जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड वन, अगर जेड हमारा किसका फंक्शन है, जेड वन का, देन जो बार हमारा होगा कॉन्जुगेट होगा वो जेड वन बार, यानी उसके कॉन्जुगेट का फंक्शन हो जाएगा। तो सिंपल सीधी प्रॉपर्टी है, बस मल्टीप्लाई अभी करेंगे फिर देखेंगे, पहले मल्टीप्लाई सीख लेते हैं, उसके बाद ये प्रॉपर्टी अपने आप सॉल्व कर लेंगे। एडिशन, कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे ऐड करेंगे, रियल पार्ट वाला रियल के साथ, इमेजिनरी वाला इमेजिनरी के साथ। सब्ट्रैक्शन में भी वैसा ही, रियल पार्ट वाला रियल के साथ, इमेजिनरी वाला इमेजिनरी के साथ। मल्टीप्लिकेशन में तो सबको करना होता है, पहले एक बार इसको करेंगे तो ये AC आएगा, फिर एक बार इसको करेंगे तो IAD हो जाएगा, फिर इसको करेंगे IBC होगा, और फिर इसको करेंगे I²BD हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ दोनों में I है, यहाँ से I कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा, और I² इज -1, ये आ जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर। अब इसको और इसको एक साथ लिखेंगे, ये बन जाएगा, और IAD। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर का। आप चाहे तो डायरेक्टली याद रख सकते हैं। डिवाइड में, अब डिवाइड कैसे करते हैं ये समझिए। देखिए यहाँ पर जैसे हमारे पास लिखा हुआ है A + IB अपॉन C + ID, इसको हम C - ID इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। क्यों? क्योंकि नीचे से हमें I हटाना है, तभी A + IB बन पाएगा। एक पार्ट में नहीं होना चाहिए, एक पार्ट में होना चाहिए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, A + IB C - ID, ये लिख सकते हैं, अपॉन यहाँ पर A² - B² लग जाएगा ना, A + B A - B यानी C² - ID², और ये क्या हो जाएगा, इसको देखिए यहाँ पर हमने किया हुआ है, A को C के साथ करेंगे तो ये AC हो जाएगा, फिर -IAD हो जाएगा, फिर +IBC हो जाएगा, और यहाँ पर -I² हो जाएगा, अपॉन I² -1 होता है यानी C² + D² बन जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये तो हमारे पास -1 यानी ये प्लस हो जाएगा, इसको क्या लिखेंगे AC + BD, और यहाँ से I कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा BC - AD, और यहाँ पर इसको सेपरेट कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं C² + D², और यहाँ पर C² + D²। ये फॉर्म बन गई ना इसकी A + IB की, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म बन गई। सेम इस तरीके से करते हैं, ऐसे डिवाइड हो जाएगा। अब बात करते हैं मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए ये हमारे पास Z A, B है, और हमें चाहिए इसका मॉडुलस, और आर्गुमेंट की बात कर रखी है। क्लियर? तो सिंपल है, अगर हम डायरेक्टली ये लिखें कि हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है A + IB, तो यहाँ पर इसका जो मॉडुलस होगा मॉड Z, वो कितना होगा, √ पॉजिटिव ही होगा A² + B²। क्लियर? ये इसका क्या हो जाएगा, मॉडुलस हो जाएगा। अगर आर्गुमेंट की बात करें, जो आर्गुमेंट हमारे पास होगा उसको हम लोग लिखते हैं थीटा, वो हमारे पास क्या होगा, tan 1 B/A। इसको हम ये भी लिख लेते हैं, ये हमारे पास आर्गुमेंट Z। क्लियर? अब ये जो आर्गुमेंट है हमारा वो यूनिक नहीं होता है। क्लियर? आर्गुमेंट Z इज नॉट यूनिक, यूनिक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो थीटा है वो तो हमारा चेंज होगा, थीटा हमारा क्या होगा, चेंज होता चला जाएगा। तो बस इतना समझना है कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में, थर्ड में और फोर्थ में, इन सब में पढ़ सकता है। इनमें जब पढ़ेगा तो फिर हमारा आर्गुमेंट क्या होगा, मॉडुलस तो हमारा चेंज नहीं होगा, मॉडुलस तो हमें ऐसे ही निकालना है, A² + B² का रूट ले लेना है। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, द वैल्यू थीटा ऑफ आर्गुमेंट विच सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी दिस।
यानी थीटा अगर माइनस पाई से बड़ा होगा और पाई के इक्वल छोटा होगा, उसमें हमारे पास जो आर्गुमेंट मिलेगा उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट। क्लियर? यानी आर्गुमेंट z इज इक्वल टू tan इनवर्स b बाई ए। ये तो अभी हम लोगों ने किया हुआ है। कब? जब z हमारा क्या रहा होगा, a प्लस आई बी, और a और b किसको बिलोंग करते हैं, रियल नंबर को। क्लियर? तो अभी हम लोग बात कर चुके हैं जो हमारा आर्गुमेंट z है वो 4 कोऑर्डिनेट में रहा होगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, इन सब में रहा होगा। लेकिन हमें सबकी क्या चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यू। तो उसके लिए अलग अलग कोऑर्डिनेट में जो हमारे पास आर्गुमेंट होगा वो अलग अलग बनेगा। जैसे फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात करते हैं कि अगर हमारे जो ए और बी हैं वो किस में बिलोंग कर रहे हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, यानी कुछ इस तरीके से। यहां पर हमारे पास जेड है, ए कॉमा बी, ये हमारा बी होगा और ये हमारा ए होगा। क्लियर? तो जब हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में रहेगा तो ये हमारे पास क्या आएगा, आर्गुमेंट जेड जो हमारा होगा वो tan इनवर्स बी बाई ए रहेगा। क्लियर? सेकेंड कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। सेकेंड कोऑर्डिनेट में कुछ ऐसा रहेगा, ये हमारा बी होगा, ये ए होगा, निगेटिव हो जाएगा, बट अभी मैं इसको ऐसे ही लिख रहा हूं ए कॉमा बी। चाहे तो आप यहाँ पे माइनस लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर जो ये एंगल है ये हमारा, यहाँ पर क्या था, ये थीटा था, यहाँ पर हमारे पास ये थीटा होगा। तब जो हमारा आर्गुमेंट क्या होगा, तो देखिए उस केस में हमारे पास जो आर्गुमेंट होगा, आर्गुमेंट जेड, वो क्या हो जाएगा, दिस, ये हो जाएगा। क्या होगा, पाई माइनस tan इनवर्स बी बाई मॉड ए। क्लियर? यानी बी बाई ए भी आप लिख सकते हो, यहाँ पे निगेटिव है, ये पॉजिटिव ही रहेगा, उसको हम जितना भी आएगा पाई माइनस कर देंगे। क्लियर? थर्ड की अगर बात करें, थर्ड में हमारे पास यहां पर कहीं होगा, ऐसे बना लेंगे, ये हमारे पास ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। इस केस में क्या होता है, ए भी हमारा निगेटिव होता है, बी भी निगेटिव होता है, तो वहां पर जब हम आर्गुमेंट निकालेंगे तो क्या होगा, माइनस पाई प्लस tan इनवर्स बी बाई हो जाएगा। क्लियर? नाउ फोर्थ में ये हमारा फोर्थ है, ए और ये बी। यहां पर हमारे पास क्या है, यहां पर ए तो पॉजिटिव है लेकिन बी निगेटिव है, तो उस केस में माइनस tan इनवर्स मॉड बी बाई ए हो जाएगा। तो इस तरीके से हम आर्गुमेंट निकाल लेंगे। देख लेंगे थीटा हमारा किस कोऑर्डिनेट में जा रहा है, बस सीधे वैल्यू पुट करनी ए बी की और आर्गुमेंट आ जाएगा। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। जीरो तभी होगा जब जेड की वैल्यू क्या हो, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा जीरो हो। क्लियर? बड़ा होगा जेड हमारा जीरो नहीं होगा। नाउ सेकेंड में हमारे पास क्या है, माइनस मॉड जेड क्या होगा, लेस देन इक्वल टू रियल जेड होगा और वो लेस देन इक्वल टू मॉड जेड होगा, यानी सबसे बड़ा क्या होगा, मॉड जेड होगा हमारे पास। इसी तरीके से इमेजिनरी में भी वही होगा, सेम। यहां पर थर्ड हमारे पास क्या है, जो मॉड जेड है या फिर कॉन्जुगेट का मॉडुलस ले, दोनों सेम होंगे। देख लीजिए आप, जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, इसका क्या होगा मॉड जेड, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अभी किया हुआ है। और अगर हम मॉड इसकी बात करें तो ये हमारे पास जेड बार ले लेते हैं, वो क्या होगा, ए माइनस आई बी। तो यहाँ पर इसका मॉडुलस लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, प्लस बी स्क्वायर, सेम आया ना, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पर भी सेम होगा, यहाँ पर वो लगा हुआ है। अब ये जेड बार किसके इक्वल होता है, मॉड जेड स्क्वायर के इक्वल होता है। z1 z2 का मॉड लें या z1 का मॉड लें और z2 का मॉड लें, मल्टीप्लाई करें, सेम रहेगा। कितने भी टर्म हो इन जनरल सबका ऐसे ही आएगा। यहाँ पर
मॉड z1 बाई z2 ले लें या z1 का मॉड बाई z2 ले लें, वो भी सेम रहेगा। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या दे रखा है, मॉड ऑफ z1 प्लस माइनस z2 इज लेस देन इक्वल टू z1 प्लस z2 मॉड में, ये कंडीशन होल्ड होगी, ये होगा। उसके बाद ये ग्रेटर होगा कब, यहां पर अगर निगेटिव आ जाता है ये कंडीशन, ये वाली कंडीशन z टू द पावर n का मॉड ले या मॉड लेने के बाद पावर n करें सेम रहेगा। ये मॉड ऑफ z1 माइनस जेड मॉड ऑफ z2 का मॉड ले लें, वो क्या होगा, लेस देन इक्वल होगा इसके और लेस देन इक्वल होगा इसके, ये इससे कर चुके हैं। स्क्वायर में हम ऐसे लिखते हैं, होल स्क्वायर का फॉर्मूला ऐसे लगा देंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर प्लस z2 बार प्लस z1 बार z2, ये रहेगा हमारे पास। फिर क्या है, z1 z2 बार प्लस z1 बार z2 इसके इक्वल होगा 2z1 बार 2 मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 cos थीटा और माइनस थीटा 2, ये आर्गुमेंट है किसका, z1 का, और ये आर्गुमेंट है किसका, z2 का, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। अब आता है यूनिमॉडुलर। यूनिमॉडुलर क्या होता है, ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका मॉडुलस कितना आ रहा हो, जिसका मॉड कितना आ रहा हो, मैग्नीट्यूड यहाँ पर कितना आ रहा होगा, 1 आ रहा होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिमॉडुलर बोलते हैं। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल जैसे सबसे अच्छा है, हम क्या ले लें यहाँ पर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे मॉड जेड कितना होगा, रूट ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कितना आ जाएगा 1। तो ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका मॉड कितना आ रहा होगा, 1 आ रहा होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिमॉडुलर बोलते हैं। और कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इस फॉर्म में लिख जाए, वेक्टर में हम क्या बोलते थे, यूनिट वेक्टर, कॉम्प्लेक्स में हम क्या बोलते हैं, यूनिमॉडुलर। क्लियर। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे हमने ये लिख लिया z इज इक्वल टू 1 प्लस आई, इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, क्या होगा 1 प्लस 1, स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, यानी रूट 2, ये होगा। तो आप देखिए अगर हम z बाई मॉड z निकालें तो कितना होगा, 1 प्लस आई बाई रूट 2। अभी देखना ये यूनिमॉडुलर है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई रूट 2 प्लस आई 1 बाई रूट 2, ये लिख सकते हैं। इसका निकालो, ये हम ले लेते हैं कैपिटल Z, या फिर ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। इसका निकाल लेते हैं तो क्या आएगा, इसका 1/2 आएगा, इसका भी 1/2 आएगा, यानी टोटल कितना आ गया 1। तो देखिए ये जो है ये क्या है, यूनिमॉडुलर है। यानी कोई भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, अगर हम उसको उसके मॉडुलस से डिवाइड करें तो वो क्या बन जाएगा, यूनिमॉडुलर बन जाएगा। नाउ अब आर्गुमेंट की बात कर लेते हैं। तो देखिए आर्गुमेंट z1 z2 क्या होगा, आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2, ये प्लस 2k पाई, ये k की वैल्यू 0 1 और -1 होगी। क्यों, अब देखिए सिंपल, अगर k हमारा -1 पाई टू पाई हो रहा है तो कोई बात ही नहीं है, फिर इन जनरल जितने भी होंगे सब ऐड होते चले जाएंगे। डिवाइड में आर्गुमेंट z1 बाई z2 क्या होगा, माइनस में आ जाएगा। क्लियर। अगर यहाँ पर आर्गुमेंट z बाई z बार लिखा हुआ है तो वो क्या होगा, 2 आर्गुमेंट z। क्लियर, वो क्या हो जाएगा, 2 आर्गुमेंट z हो जाएगा। फिर इसी तरीके से अगर आर्गुमेंट z टू द पावर n है तो n नीचे आ जाएगा, आर्गुमेंट z हो जाएगा। और आर्गुमेंट अगर z 0 है तो हमारा z हमारा क्या होगा, रियल नंबर होगा।